तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 हिंदी फर्स्ट चैप्टर बातचीत की। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अध्याय का नाम है बातचीत। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो लेखक परिचय हम अलग से देखेंगे, पहले बुक रीडिंग करते हैं। तो इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार के शक्तियों जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। ठीक ना। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती और वाक शक्ति मनुष्य में न होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। यानी इनका कहने का अर्थ है कि मनुष्य के पास बहुत सारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां हैं। मतलब कि ज्ञान इंद्रियां होगी आँख, नाक, कान, मुंह, होठ, जीभ और त्वचा। और कर्म इंद्रियां हाथ पैर मुंह और गुदा और मलाशय। ये जो है 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। ये अपने अपने काम करते और वाक शक्ति काम नहीं करती। तो क्या होता कि मनुष्य अपने जो भी सुख दुख का अनुभव होता है वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते, जो कि आगे है। अभी चलिए देखते हैं। सब लुंज पुंज से हुए मानो कोने में बैठा दिए जाते हैं और कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपने दूसरी इंद्रिय के द्वारा करते हैं। वो अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ न कह सुन पाते। ठीक ना। मेरे को वही कहने का अर्थ है कि अगर बाकी सब इंद्रिया काम करता है और वाक शक्ति काम नहीं कर पाता, तो सामने वाले को हम क्या अनुभव कर पा रहे हैं ये बताने में असक्षम होते हैं। तो यही इनका कहने का अर्थ है। तो आगे बढ़ते हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदों में स्पीच, वाक्यता और बातचीत दोनों हैं। मतलब इसके अंतर्गत क्या है, स्पीच भी आती है, वाक्यता भी आती है और बातचीत भी आती है। स्पीच क्या होता है, कुछ बड़े बड़े माहौल में जैसे आप लोगों ने 15 अगस्त 26 जनवरी सब पार्टिसिपेट करते होंगे, फिर बहुत सारा फंक्शन होता है, इसमें स्पीच दिया जाता है। और वाक्यता और बातचीत जो होता है वो 2-3 लोगों, 4 लोगों, 5 लोगों आपस में समुदाय में ये सब बातचीत होता है। अब आगे, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। यानी कि किंतु जो स्पीच है उसमें बातचीत का क्या है, ढंग ही निराला है। बातचीत में वक्ता को नाज नखारे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो इसमें क्या करें कि बातचीत में, स्पीच में जो है वाक्यता को नाच नखारे जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। अगर वो नाच नखारा जाहिर करे तो उसका जो दर्शक है वो भाग जाएगा, कहेगा अरे क्या स्पीच दे रहा है। ठीक ना। जाता है कि वह बड़े गिने चुने अंदाजों में गिन गिन कर पाँव रखता हुआ पुलपित पर जा खड़ा हो। यानी कि कुछ ऐसा मौका नहीं दिया जाता है कि वो चुपचाप खड़ा हो जाए, बल्कि उसे बोलना पड़ता है। और पुनः यह वाचना, ठीक ना, पुनः वाचना या नंदी पात की भांति घड़ियों तक सावाहन मंजिले चेयरमैन लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति लेडीज और जेंटलमैन के करे करवाए, तब किसी तरह वाक्यता का आरंभ करे। मतलब कि जो स्पीच देने वाला रहता है वाक्यता महाशय, जिसे पब्लिक स्पीकर आमतौर पर बोला जाता है, उसे क्या होता है, लेडीज जेंटलमैन ऐसा ही सब बोलना होता है ताकि दर्शक उसे सुनने के लिए आकर्षित हो। जहाँ कोई मम्र या नोक की चुतीली वाक्ता महाशय ने, यानी कि जहाँ कोई जो मोटिवेशनल स्पीकर है कुछ चुतीली बात बोला, महाशय के मुख से निकली, ठीक ना, कि ताली की ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। किसकी ध्वनि से कमरा गूंज उठता है, ताली की ध्वनि से कमरा गूंज उठता है। किस लिए, मम्र और चुतीली बात अगर उनके मुख से निकली तो। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर, मतलब कि उनको कोई ना कोई वजह ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपने वाक्यता में लाना ही पड़ता है जिसमें करताल ध्वनि अवश्य हो। मतलब कि उनको कुछ ना कुछ ऐसा मौका निकालना ही पड़ेगा जिससे क्या हो कि करताल की ध्वनि गूंजे, यानी तालियां लोग बजाए, नहीं तो भाई उनका रोजगार कैसे चलेगा। ठीक ना। आगे, वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें न करताल ध्वनि का कोई मौका, न लोग के कह कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। यानी कि अभी घर के बातचीत पर आ गए हैं कि जब हम 2 लोग घर में बातचीत करते हैं तो क्या होता है, हमारी साधारण बातचीत में हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, कोई चुटुली बात आ गई हंस पड़े। मतलब कोई भी चुटुली बात आई क्या हुए, हंस पड़े। ठीक ना। मुस्कुराहट से होठ का केवल फर्क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा। यानी कि यहाँ कोई ताली वाली नहीं बजता है, मुस्कुराहट से होठ बस फलक उठे, इसी को क्या कहते हैं कि हाँ भाई तनी मनी हंसी बढ़ लो। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना होता है। यहाँ से क्या निकला, एक ऑब्जेक्टिव हमारा निकल गया, इस पर ध्यान देना है कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, सुनने वाले के मन में जोश पैदा करना। क्या पैदा करना होता है, सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा करना। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद कर लेना, यही तो मेन है ना, इसी पर नंबर मिलेगा। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। घरेलू बातचीत क्या है, मन रमाने का ढंग है। इसमें स्पीच की वह संदीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती। यानी कि यहाँ आप कितना अच्छे से बात करिएगा तो बेइज्जती हो, एक दो बोला तुम ज़्यादा तू बन रही है, चल चुप रहा। तो यही हो जाता है। तो यहाँ स्पीच का ज़्यादा मोटिवेशनल नहीं बनना है। जैसे 2 आदमी से बातचीत करते हैं प्रेम पूर्वक, वैसे वो घर की बातचीत के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत है, वहाँ बातचीत का भी उसका अत्यंत आवश्यकता है। मतलब कि कह रहे हैं कि जहाँ मनुष्य के जीवन में, जहाँ मनुष्य को रहने के लिए चलने फिरने खाने पीने ये सब की आवश्यकता है, वहीं बातचीत को भी उसकी अत्यंत आवश्यकता है। किसको, एक मनुष्य को बातचीत की अत्यंत आवश्यकता है। जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है। यानी इनका कहने का अर्थ यह हो रहा है कि हमारे मन में जो कुछ भी मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर बाहर निकल जाता है। एक और एग्जेक्टिव यहाँ से बना, बातचीत के जरिए क्या भाव बनकर निकल जाता है, तो मवाद
धुआं और मवाद, ठीक ना, याद कर लेना, ये अक्सर पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक ना। चित्त हल्का और स्वच्छ, चित्त हल्का और स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का यह भी एक खास तरह का मजा होता है। यानी कि इनका कहने का अर्थ है कि बातचीत का यह एक खास तरह का मजा है क्या, कि हम जब बातचीत कर लेते हैं, मन में जो गंदगी जमी होती है धुआं मवाद बन के निकल जाता है, तो मन परम आनंद में लीन, ठीक ना, हो जाता है। उसके बाद चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वो इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। क्या कर बैठते हैं? जिनको बातचीत करने की लत लग जाती है, इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं। हाँ भाई, ऐसा होता है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को अनुभव होगा, दोस्त से बात करते हुए या फिर कुछ होगी उससे बात करते उड़ते एकदम सब चीज़ भूल जाते हैं बेचारा, दोनों मग्न एकदम, खाना खैले हो मम्मी पूछती रह जाती है। अब आगे बोलते हैं, चित्त हल्का स्वच्छ हो, परम आनंद में मग्न हो जाता है। वो इसके पीछे खाना पीना छोड़ बैठते हैं, ठीक ना। किसके पीछे लोग खाना पीना छोड़ बैठते हैं? तो बातचीत के पीछे लोग क्या छोड़ बैठते हैं? तो खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। तो खाना पीना किसके पीछे छोड़ बैठते हैं? तो बातचीत के पीछे छोड़ बैठते हैं। इस सब पर ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अपना बड़ा हर्ज कर देना, अपना बड़ा क्या कर देना? हर्ज कर देना, ठीक ना। अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद आता है। अपना मतलब बातचीत करते करते उन्हें अपना हर्ज भी कर देना पसंद आता है, जा भाई जो हो। पर वो बातचीत का मज़ा नहीं खोना चाहते हैं। पर लेकिन जिनको बातचीत करने का लत लग गया, उसका मज़ा नहीं खोना चाहते कि भाई फिर ऐसा मौका मिलते कि नहीं मिलते। रॉबिन्स क्रूसो का किस्सा बहुधा लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला था। इलाही के आदमी है, बता रहे हैं कि रॉबिन्स क्रूसो, किसको 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा देखने के लिए नहीं मिला था? तो रॉबिन्स क्रूसो नहीं देखने को मिला था। कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों, ठीक ना, कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच रहकर 16 वर्ष उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। रॉबिन्स ने किसके मुख से एक बात सुनी? ये भी एक जुक्ति बन सकता है। फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी किसने? रॉबिन्स ने। रॉबिन्स ने किसके मुंह से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुंह से उसने एक बात सुनी। यद्यपि उसने अपनी जंगली बोली से कहा था, पर उस समय फ्राइडे ने किस बोली से कहा था? जंगली बोली से ही बोला था। कैसे बोली से? जंगली बोली में ही बोला था। लेकिन उस समय क्या हुआ? उस समय रॉबिन्स को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पहन पाया हो। मतलब पहले से पूरा जानवर ही था ना, ऐसा नहीं है। मतलब कि वो था, लेकिन बोल नहीं पाने के कारण, मनुष्य आवाज़ नहीं सुन पाने के कारण जब वो सुना तो उसे ऐसा लगा कि वो मानो एकदम मनुष्य का पुनः नया चोला पहना है। इससे सिद्ध होता है, इससे क्या सिद्ध होता है? इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। इससे क्या सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। शक्ति में कहाँ तक लुभा लेने की ताकत है। जिसने केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितना लालसा रहती है। यानी कि उस समय तो फ़ोन था नहीं, उस समय पत्र चलता था। तो इनका कहने का अर्थ यह हो रहा है कि जिसका पत्र व्यवहार उस समय नहीं होता, या फिर अभी के ही मान के चलते हैं, जो जैसे कि किसी का बात नहीं हुआ फ़ोन पे किसी पति पत्नी का, तो क्या होता है कि उनको एक ऐसी लालसा होती है कि हम अपने प्रेमी से बात करें। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अपना अभियांत्रिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता है। मतलब अपने अंदर का भाव पहले तो प्रकट किया बोल के, उसके बाद उसका आशय खुद ही ग्रहण कर लिया, तो ये शब्दों के द्वारा ही हो सकता है, ठीक ना। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मनुष्य के बोलने से क्या प्रकट होता है? ध्यान दीजिएगा, मनुष्य के बोलने से उसका गुण दोष प्रकट हो जाता है। मनुष्य का गुण दोष कैसे प्रकट होता है? तो उसके बोलने से। ये भी एक ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक ना। इस सब पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही मुख्य है। यहाँ से हमें चुन चुन के निकालना है उसे, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बेन जॉनसन का यह कहना कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक है। बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उचित जान पड़ता है, जो कि बालकृष्ण के अनुसार बहुत ही उचित था। इस बातचीत की सीमा से लेकर वहाँ तक, इस बातचीत सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा न समझ ली जाए। यानी कि बातचीत मतलब कितनी भी बड़ी हो सकती है, 2 लोगों से लेके बहुत बड़ी, जैसे बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, या फिर अभी भी वर्कशॉप, या फिर जूम पर भी मीटिंग होता है, ये सब, तो उसमें बड़े बहुत से लोग आ सकते हैं एक ही साथ में। तो अभी ये बता रहे हैं, एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकता है। किसका मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकता है? तो एडिसन का। ऐसा एडिसन का मत है कि असल बातचीत केवल 2 लोगों में ही हो सकती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह 2 की बात कोसों दूर हो जाती है। बहुत बार आप लोगों ने अनुभव किया भी होगा कि जब आप 2 दोस्त होते हैं तो आप दोनों बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ पे, लेकिन जैसे ही 3 आते हैं
आप दोनों ने जो बातचीत किया कहीं वो जान ना ले, उसके लिए वो मजाक बन जाता है, ठीक ना। कभी भी आगे बढ़ते हैं, कहाँ थे हम लोग? जब 3 हुए तब 2 की बातों कोसों दूर चल जाती हैं। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है। कितने कानों में पड़ी बातें खुल जाती है? तो 6 कानों में पड़ी बातें खुल जाती है, ठीक ना। दूसरा यह कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो वो दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठते हैं या उसे निपत मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। ये तो आप अपने अनुसार देख लीजिए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। तीसरा कहते हैं निपत मूर्ख बनाना शुरू करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास पास सत्य के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब भी बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे के शरीर में प्रवेश करने लगती है। यानी कि उनका कहने का अर्थ है कि जब 2 व्यक्ति आसपास बैठे होते हैं तो किसी न किसी प्रकार उनका एक दूसरे से बोलने का मन हो ही जाता है और वो एक दूसरे से बोलने के लिए मानो उनके अंदर से एक विद्युत का तीव्र ऊष्मा निकल रही है कि वो बोलेगा तो हम भी बोल देंगे, या फिर ऐसा लग रहा हो कि पहले हम बोले फिर वो भी बोलेगा, तो ऐसा होता है, ठीक है। जब पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा इसे कौन न स्वीकार करे। ये बात एकदम सही है। जब पास बैठने का इतना असर हो जाता है बातचीत करे तो फिर तो घंटों घंटों बीत जाएगा उसका। अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मतलब अस्तु का मतलब कहते हैं कि अब इस बात को 3 आदमियों के बीच में देखने कि 3 आदमी कैसे बात करता है। तो करें मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, तीनों चित्त मानो 3 कोने में है और तीनों की मनोवृत्ति में प्रसरण की धारा मानो इस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उस तीनों पर परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग की जड़ जाती है। उपरांत एक और व्यक्ति निकला यहाँ पर, अंगूठी में नग की जड़ कितने लोगों की बातचीत में जाती है? तो 3 लोगों की बातचीत, ठीक ना। 3 लोगों की बातचीत अंगूठी की नग की जड़ की तरह होती, ठीक ना। तब आगे बढ़ते हैं। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफ़ी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। यानी कि कह रहे हैं कि जब 4 आदमी हुआ तो बेतकल्लुफ़ी का बिल्कुल स्थान ही नहीं होता है। खुल के बातें होगी। खुल के बातें कब होगी? जब 4 लोग होंगे। खुल के बातें कब होगी? जब कितने लोग होंगे? 4 लोग, ठीक ना। तो होती है बात इसी खुल के, मतलब बेतकल्लुफ़ी की कोई जगह नहीं। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी होगी, मतलब बस ऐसी गैस तैस आप लोगों में चलता होगा वो सब दोस्तों में, उसी को कह रहे हैं फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी, ठीक ना, के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौला कहलाएगी। कितने लोगों की बातचीत राम रमौला कहलाएगी? तो 4 से अधिक लोगों की बातचीत केवल राम रमौला जाओ, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। 2 बुद्धों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। 2 बुद्धों की बातचीत किस चीज़ पे हुआ करती है? तो जमाने की शिकायत पर। करे भी क्या, सारी उम्र तो बीत गई। वो बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। 4 सच तो 10 झूठ होते हैं। एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए, पहरों बीत जाने पर भी अंत न होगा। प्रायः अंग्रेज राज्य प्रदेश और पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और उस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होगा, ठीक ना। किनके बातचीत का मुख्य प्रकरण? नौजवान की निंदा होती है। तो 2 बूढ़े व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत में क्या होता है? नौजवान की बस निंदा चलती है। हाँ, नौजवान भी तो उसी लायक है। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मील और स्पेंसर जीप पर नाचा करेंगे। मतलब कि अगर वो बूढ़े पढ़े लिखे हुए हैं तो क्या होगा? शेक्सपियर, मिल्टन, मील, ये सब उनके जीप पर होंगे कि मतलब दर्शाना चाह रहे हैं कि अरे भाई हम तो ज्ञानी हैं, थोड़ा सा हमसे भी कुछ सीखो, ठीक है। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दिगड़े नेस्त अखरपन की चर्चा छेड़ेंगे। 2 हम सहेलिया की बातचीत का कुछ जायजा ही निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। रस का समुद्र किसके बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो 2 सहेलियों के बातचीत में क्या उमड़ा चला आता है? तो रस का समुद्र, ठीक ना। तो इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे बातचीत रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा हो। मतलब हो सकता है आप में से किसी को लड़ा हो। जब 2 सहेली बात करती है तो मत पूछो कहाँ से कहाँ चल जाती है भाई, सब देती है एकदम ख़त्म कर, कुछ नहीं बचता है उस समय। सब खिस्सा झाड़ के जब दोनों में झत्तम झुत्ती हो गलो तब उठते हो, समझ गए ना।
तो दूगो सहेली के बात ऐसा होता है, वही बालकृष्ण भट्ट कहना चाह रहे हैं। बेचारा पूरा प्रकट नहीं किया अपना भाव, नहीं तो हो जाता लड़ाई। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। दो बूढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपने बहुओं या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वो बिरादाने का कोई ऐसा किस्सा छेड़ बैठेंगे कि बात करते करते अंत में खोदे दांत निकाल लड़ने लगी। मतलब समझे, देखिए ये कह रहे हैं कि जब दो विधियों का बातचीत हुआ तो ऐसा पुराना बात छेड़ेगी, या तो ओकरा करते करते उनका पूरा समय बीत जाता है, खाना पकाने का फिर समय हुआ तो वापस घर जाएगी चूल्हा चौका कर नहीं था, पूरा खोदे दांत उनका एकदम निकल लड़ने लगेगी। मतलब अंतिम में दोनों में लड़ाई हो जाएगा कि हमारे बेटवा कैसे कहे कर ली, पुतोहिया कैसे कहेगी। लेकिन जबकि शुरू में उसी का बुराई चलता है और अंत में मार हुई हो जाता है दोनों में। तो आगे बढ़ते हैं। लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी अपनी तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह गाँठेंगे जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिले। अगर आप में से कोई लड़का ऐसा है तो भाई वो सोचें, अनुभव करें। ठीक ना, स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठी के किसी भी गुण अवगुण का कथोपतान होता है। ठीक ना, पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ नहीं गिनेगा। ठीक ना, सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का स्कूल भर का अपना गुरु ही मानेगा। मतलब कि अगर वो सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली की तरह पूरे स्कूल को अपना कच्ची मानने चलता है, गुरु मानने चलता है। बड़े भाई तुम बड़ा कम देखे हैं, जो लड़का पढ़ने में बोधा होता है आजकल तो मार के लिए चलता है जी। इसके अलावा बातचीत की और बहुत सी किस्में हैं। राजकाज की बात, व्यापार संबंधी बात, दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि। ठीक ना, हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बतकही होती है, यानी कि बातचीत शिक्षित लोगों में हो सकती है, इनके कहने का अर्थ है। अशिक्षित जो होता है वो तो बतकही करता है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, वो सभी बातचीत करता होगा, इससे हम सहमत नहीं है। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बीच वही होकर दोनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। यानी अभी अगुआ पर चल गए, देख रहे हो ना, मतलब पूरा कुछ नहीं छोड़े हैं। लड़की लड़के वालों की ओर से एक एक आदमी बिचवाई होकर दोनों विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। ठीक है, करने दो विवाह। उस दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़के के साथ विवाह पक्का हो गया है। यह खबर, ठीक ना, अब जैसे ही पता चलता है कि अमुक की लड़की के अमुक के लड़का के साथ विवाह पक्का हो गया, ठीक ना, यह रस्म बड़ी उत्सव के साथ की जाती है। चंदू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग हैं। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। अभी यूरोप के लोगों पर पहुंच गए, देखते हैं भाई साहब क्या क्या पढ़ा है। यूरोप के लोगों के बात करने का हुनर है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। जानते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में कन्वर्सेशनल स्पीच लाइक वगैरह वगैरह। तो अभी शायद उस समय में होता होगा बालकृष्ण भट्ट के समय, तो उसी का ये वर्णन कर रहे थे ना। तो आगे बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक बढ़ा कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। मतलब कि पुराने ज़माने का आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो अब बढ़ गया, उसे स्पीच और लेख कोई नहीं पाते। इसे पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसका कहाँ है काव्य कला? अपने प्रवीण जो है ना, अपना विद्वान मंडली पुराना उसको ग्रंथ उसमें पाया जाता है। ठीक ना, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे चतुराई के प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है। मतलब कि बातचीत में जो होता है ना, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसे ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं, ऐसे ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान अत्यंत प्रसन्न होता है। तो कान किसे सुनकर अत्यंत प्रसन्न होता है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के जरिए, ठीक ना, छेड़े गए एसपी। तो इसे भी याद रखना, एक ऑब्जेक्टिव की तरह हो जाएगा। सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी किसका नाम है? तो इसी का, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का, जिसे सुनकर कान एकदम प्रसन्न हो जाए। ठीक ना, सुहृद गोष्ठी की बातचीत की यह तारीफ है कि बात करने वाले के क्या है? बात करने वाले के लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट कहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। ठीक ना, तो विद्यमान मंथली जो है, कभी आप पता करिएगा, अपना जो पुराना ग्रंथ सब है उसमें क्या है, उसमें कहा गया अपना अहम को ही त्यागो, इच्छा और अहम को त्यागो। तो वहीं पर ना इसका स्वभाव पाया जाएगा जहाँ अभिमान लेस मात्र भी ना हो। यहाँ तो मनुष्य के बात बात में उसका अभिमान नजर आता है कि भाई वो कितना घमंडी है। लेकिन जो पुराना प्राचीन मंडली है वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे पूरा नम्र होके, यहाँ तक कि ये क्या होता है ना, तुलसीदास जी इतने बड़े बड़े कवि हो गए, उन्होंने क्या कहा था भाई मुझे तो जो समझ में आता है कोरे पन्ने पर लिख देते हैं, सत्य तो मुझ अभागे को क्या पता। बताइए, उतना ज्ञानी लोग खुद को ऐसे ऐसे वर्णन करते थे। उन लोगों में अहम नहीं था और वही सच्चे कवि माने जाते थे। और जिस कवि में अहम हो
मतलब वैसा नहीं होता है, लेकिन तब पर भी माने तो जाएंगे ही कभी, लेकिन वो बड़े थे, ठीक ना, उनका विचार ऊंचे था। तो वही वो कहाँ पाया जाता है सब, अपने प्राचीन विद्वान मंडली में। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। वरन कर्म का रसाभास पैदा करने वाले शब्द को परखते हुए चतुर सयान अपनी बातचीत को सरस रखते हैं, ठीक ना। कौन अपनी बातचीत को सरस रखते हैं? तो चतुर सयान, ठीक ना। वह रस हमारे आधुनिक सूक्ष्म पंडित की बातचीत में जिसे शास्त्रार्थ कहते हैं, आधुनिक जो उस समय भी शायद शास्त्रार्थ होता होगा, तो पहले होता ना कि जनक का सभा लगता था, उसमें शास्त्रार्थ होता था, मतलब जो दो विद्वान आपस में बातचीत करके कंक्लूजन पर पहुंचते थे कि सत्य क्या है, तो उसी को शास्त्र अर्थ कहते थे, कि दो शास्त्रों की बात ही होती थी, लेकिन उल्टा सीधा नहीं कि जो मन हुआ वो चीज़ बातचीत करने लगे, वो सब नहीं। वहाँ शास्त्रार्थ उसी को कहते थे, जब प्राचीन काल में उसे जनक की सभा ज़्यादातर इसे कहा जाता था, जहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें शास्त्रार्थ ज़्यादा होती थी। आप कभी सर्च करिएगा यूट्यूब पर, तो ये तो उसमें सब चीज़ दिखा देगी। तो उसी को शास्त्रार्थ कहते थे। कभी आवेग ही नहीं, मतलब कि जो आधुनिक हो रहा है उसमें बातचीत का कभी, मतलब वो जो है ना प्रखर क्रम का रसाभास पैदा करने वाला, उसमें कोई आवेग नहीं। मूर्ख और बेहतर की लड़ाइयों की झपट झपटी के सामने उनकी नीरस काँव काँव का सरस संलाप की चर्चा ही चलना व्यर्थ है। मतलब ये कह रहे हैं कि भाई शास्त्रार्थ होता है कि सत्य के तक हम पहुंचे, कुछ कंक्लूजन निकले। ये तो यहाँ कौवे की तरह काँव काँव करते हैं, मतलब उस समय आधुनिक। और हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, जब ये वेद ग्रंथ की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय शास्त्रार्थ होता था। अभी जो है आधुनिक में ये सब काँव काँव खाली करता है, इससे होने वाला कुछ नहीं है। वरन कपट और एक दूसरे को अपने पंडिताई में प्रकाश के बाद परास्त करने का संघर्ष आदि रसाभास की सामग्री वह बहुताय के साथ आपको मिलेगी। यानी कि हम बोले ना कि अभी का जो हो गया उसमें बस क्या है, घमंड दिखता है, लेकिन पहले के जो थे उसमें क्या था, रसाभास था, उनमें घमंड लेस मास्टर नहीं थी। वो राष्ट्र के लिए लिखते थे, देश के लिए लिखते थे। अभी ये सब अपने आप को प्रखर करने के लिए बस बोलता है कि भाई हम पंडित हैं, पंडिताई कर रहे हैं, मतलब हमको जानो, हम विद्वानी हैं, हमसे पूछो। तो ये वही बता रहे हैं कि अभी और प्राचीन में बहुत अंतर है। घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा, मतलब कि 1-2 घंटे काँव काँव कर लिए, कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी बड़ी कंपनी और कारखाने, ठीक ना, आदि बड़े बड़े काम इसी तरह पहले दो चार दिली दोस्त की बातचीत से शुरू किए गए, उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्य की उसमें जीविका चलने लगी और साल में लाखों की आमदनी होने लगी। 25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत अवश्य ही कुछ न कुछ सार गर्भित होती है, ठीक ना। मतलब कह रहे हैं कि 25 वर्ष के जो ऊपर के लोगों की बातचीत होते हैं वो अवश्य कुछ न कुछ सार गर्भित होती है, होगी। गौरव नहीं पाया जाता, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा घमंड नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बह लाभ और ताजगी रहती है जिसकी मिठास क्या है, उससे 10 गुनी चढ़ बढ़ जाती है, ठीक ना, चढ़ी बढ़ी है। तो ये कह रहे हैं कि जो 25 वर्ष का हो जाता है, युवा हो जाते हैं, समझदार भी हो जाते हैं, तो वो जब बातचीत करते हैं तो उसमें क्या होता है, ज़्यादा ये सब फालतू चिल्तू बात नहीं होता, उसमें ताजगी होती है, कुछ निष्कर्ष होता है, कुछ मुद्दे पर बातचीत करते हैं कुछ करने के लिए, ठीक ना। तो यही सब वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हल लिखा है, जिसमें दूसरे फरीक के होने के बावजूद बहुत आवश्यकता है। मतलब ये बता रहे हैं कि अभी तक तो हमने बस यही सब लिखा कि जिसमें दूसरे फरीक की होने की बहुत आवश्यकता है, उस बातचीत के बारे में हम बताया, लेकिन अब ये बात करने जा रहे हैं जो असली बातचीत है उसके बारे में। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए और अपने जीवन में भी इसको यूज करिएगा, ये बहुत काम की चीज़ें हैं। हम भी जब पढ़े थे ना तो इसको महसूस किए थे बहुत, मतलब हम इस पर कोशिश भी किए थे, और ये बहुत अच्छा है मनुष्य के लिए, सभी के लिए। तो आगे पढ़िए, इस पर ध्यान दीजिएगा सब लोग। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरों के कृतार्थ करें। ये कह रहे हैं कि जो दो लोगों के बीच बातचीत होती है तो वो कैसे हो सकती है, या तो कोई हमारे घर आके हम पर कृपा करे कि हम उनसे बातचीत करें, या फिर हम ही जाके दूसरे को कृतार्थ कर दें। मतलब भाई दम उसको ही कि हाँ हो कैसन हो, ये वो पूरा फलना चलना जाके करने लगे, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो यही करें कि या तो हम दूसरे को जाके कृतार्थ करें, पर यह सब तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होते देर नहीं लगती। इसमें बता रहे हैं ये तो दुनियादारी है जिसमें कभी कभी रसाभास होती है, उसमें देर नहीं लगती, तुरंत के लिए होती है, क्षणभंगुर और ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई न हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपके यहाँ आए और उनकी पूरी दिलजोई नहीं हुई, जैसे कोई अतिथि है उनको अच्छा से खाना पीना ये सब नहीं दिया, तो कहेंगे भाई उनका शिष्टाचार में त्रुटि कर दिए आप। मतलब कि भाई पहले के ज़माने में थोड़ा सा पहले शिष्टाचार देखा जाता था, कोई आया बड़ा बुजुर्ग चाय नहीं दिया, प्रणाम नहीं किए, भाई नहीं खिल के फलना बेतवा ऐसा नहीं। हालांकि अपने आप में ये सब बात ना रख के कर लिया जाए, उनको प्रणाम ये सब जो अपना आचरण बनता है वो कर लेना चाहिए, ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना।
अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाने की अनादर का मूल है, और जाने पर अपने मन माफिक बर्ताव न किए गए मानो दूसरे प्रकार का नया घाव। यानी कि पहले तो बिना बुलाए पहुंच गए और उसके बाद उनके मन के अनुसार हम बर्ताव नहीं किए तो दूसरा अपने मन में वो गढ़ लिए नया घाव। इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार का बातचीत करना हम यही समझते हैं कि हम, यानी कि इनका कहने का अर्थ यह हो रहा है कि भाई कोई आता है अगर आपके घर और क्या होता है, परेशान हो जाता है, मतलब कि ये सब बिना बुलाए आता है आपको भी अचानक, तो आप तैयारी वारी तो करके नहीं रखते हैं कि भाई आए हैं अतिथि तो उनको खिलाएं पिलाएं, तो उनको बुरा लग जाता है भाई ये सब कुछ करबो निकल के हमारा आने का खुशी नहीं हुआ कि। हालांकि देखिए बेजोड़ कोशिश करिए अगर कोई आपके घर आते हैं तो उनकी सेवा करने का, ये तो हमारी संस्कृति में ही है। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं, इसीलिए आप कह रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, इसीलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वाक शक्ति अपने में पैदा कर सकें कि अपने आप बात कर लिया करें, ठीक ना। अभी क्या कह रहे हैं कि वाक शक्ति अपने आप में पैदा करें, ऐसा कि हम अपने आप से ही बात कर लिया करें, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं, गिने चुने लोग पर। तो हम कह सकते हैं कि अब लग रहा है कि बालकृष्ण भट्ट हम लोगों को कुछ बताने जा रहे हैं, कवि होने का अपना परिचय दे रहे हैं, ठीक ना। हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है, मतलब हमारा जो मन है वो प्रति क्षण नया नया रंग दिखाता है। जैसे भाई अभी यहाँ है तो दिल्ली पहुँच गया, बम्बई पहुँच गया, भाई तुरंत कुछ खाने का मन करने लगा, कुछ पहनने का मन करने लगा, कुछ खेलने का मन करने लगा। पढ़ने का मन बहुत कम लोग करता होगा, इसलिए बोल रहे हैं खाने पीने का मन, जिसका पढ़ने का मन करता है वो बहुत अच्छा बात है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ी भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेनी कुछ दुर्गत बात नहीं है, ठीक ना। जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत, मतलब आप जैसा चाहोगे ना अपने मन में वैसा देख लेना कोई दुर्गत बात नहीं है। और एक अवस्था ऐसी भी आती है जब बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि वो फिर जैसा चाहते हैं वैसा होता भी है। यहाँ तो बात करना जैसा चाहे वैसा देख पाने का, लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा हो भी जाता है। तो ये है, ठीक ना। रंग दिखाई करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। मतलब कि ये जो है पाँच जो इस हमारा संसार है आगे ये सब उल्टा सीधा जो भी है सही गलत, तो उसका एक आईना है जिसमें क्या होता है आप जैसी चाहो सूरत वैसी सूरत देख सकते हो। यानी कि जो भी घटित होता है संसार में, तो आईना में क्या होता है जो सामने से वो अंदर दिखेगा। तो उसी प्रकार से बताना चाह रहे हैं कि मन जो है एक आईने की तरह है, ठीक ना। आप जैसा करोगे अंदर से आप वैसे ही बनते जाओगे, ठीक ना। यही इनका कहने का अर्थ हो रहा है। सूरत लेना दुर्गत बात नहीं है, जो एक ऐसे चमनिस्तान है जिससे हर किस्म की बोल बूते खिले हुए हैं, ठीक ना। बोल बूते खिले हुए एक चमनिस्तान सौर में क्या कम दिल बहलाव है, ठीक है। अब बता रहे हैं मित्रों का प्रेमालाप कभी इसकी 16वीं कला तक भी न पहुंच सका। यानी कि कह रहे हैं जो खुद से बात करने की बात है ना, मित्रों की जो बात है उसकी 16वां भाग तक भी नहीं पहुंच सका। जैसे कोई भी चीज़ का होता है ना 100 है तो उसका 2 भाग करेंगे तो कितना होगा 50, उसका 4 भाग करेंगे तो 25। इसी प्रकार से उस 100 का जो है आप 16 भाग कर दीजिए तो वहाँ भी नहीं पहुँचा। यानी कि ऑलमोस्ट 5 पॉइंट भी 100 में से 5 पॉइंट भी नहीं दे पा रहे हैं मित्रों की बातचीत। तुलनात्मक रूप से अगर हम खुद से बातचीत करते हैं तो 5 नंबर भी मित्रों को बातचीत मिलने लायक नहीं है, और आपको 100 नंबर मिलेगा अगर आप खुद से बातचीत करोगे। तो इनका कहने का अर्थ है कि 16वां भाग तक भी मित्रों का बातचीत नहीं पहुंच सका, ठीक ना। इसलिए बातचीत क्या बेहतर है खुद से किया करो। बैठो कभी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट और खुद से पूछो भाई आगे क्या करना है कैसे करना है। ये डायरी पेन ले लो खुद से लिखते रहो, ठीक है। ये अपना अनुभव बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं इसी सौर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त को एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि ये जो साधन है ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है, ठीक ना। क्या है ये 1-2 दिन का ही काम नहीं है। जो ये अब जो खुद से बात करने की बात है, इतना दिन आप संसार को अपना आईना दिखाएं और कहें कि भाई हमें ये सुंदर ये अचानक अपने आप को बदसूरत मानना उतना आसान हो पाएगा आपके लिए। जैसे कि आपको जैसे भी हो ये उल्टा सीधा काम भी करते हो तो आप खुद को सही कहते हो, लेकिन अचानक खुद को गलत स्वीकार कर पाना ये संभव है। इसीलिए करें कि भाई ये 1-2 दिन का काम नहीं है। इसमें आगे आते हैं देखते हैं क्या कहते हैं। 1-2 दिन का काम नहीं है, वर्षों का अभ्यास के उपरांत यदि यह थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मनो अहो भाग्य। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर वर्षों के अभ्यास के बाद भी अगर एक मनुष्य थोड़ी देर शांत होकर 15-20 मिनट बिल्कुल शांत, इधर उधर का कोई बात उसके मन में नहीं चल रहा है और वो एकदम अवाक होके खुद से अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो उसका अहो भाग्य बहुत भाग्यशाली है, ठीक ना। एक वाक शक्ति मात्र के
दमन से न जाने कितने प्रकार के दमन हो गया। हालाँकि जो ये वर्षों का बात कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से अभ्यास करें, अपने आप को सही गलत जो भी है खुद से अगर सही तरीके से स्वीकार करते चले गए, तो हम बता सकते हैं 6-7 महीने से ज़्यादा का अभ्यास नहीं है। लेकिन हाँ, अपने साथ आपको पूरा ऑनेस्ट होना पड़ेगा, पूरा एकदम अपने साथ, किसी के साथ मत होइए, खुद से बोलिए हाँ भाई हम यहाँ गलत हैं, यहाँ सही है, यहाँ गलत है। अपने मन में एकदम पूरा क्लियर रखिए, ठीक ना, इस चीज़ को। और ना समझ में आए तो अपने बड़े बुजुर्गों से समझिए, उनके पास अगर आपको बोलने में ख़राब लग रहा है भाई कि प्रारंभ में ऐसा होता है, लेकिन एक समय के बाद आपको अगर स्वीकार करना चाहिए, हर जगह एक समान व्यवहार तो ज़रूरी है, ठीक ना। इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं। हालाँकि आप अभ्यास करेंगे 6-7 महीना अपने साथ पूरा ऑनेस्टी से, तो आप हो सकते हैं। वर्षों उसको लग जाएगा ना जो कि ऑनेस्ट नहीं हो पा रहा है अपने साथ, उसको लग सकता है वर्षों। अब आगे बढ़ते हैं। एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। एक करें बस आप एक वाक शक्ति का दमन कर दिए कि इधर उधर के लोगों से आलतू फालतू बात नहीं करके खुद से अपने काम की बात, तो अपनी पढ़ाई लिखाई या फिर जीवन में आपको जो भी चाहिए उस सब चीज़ों की बात खुद से करना शुरू कर देंगे, तो मानो आपका अहोभाग्य। हालांकि जीवन से भी ऊपर कुछ आगे भी है, पर इसका चर्चा भी नहीं करके कभी और, ठीक ना। तो आगे देखते हैं। हमारी जिहा करतनी के समान सदा स्वच्छांद चलती है। स्वच्छांद मतलब बिना रुके चली जाती है। उसे यदि हम काबू में कर लिया तो क्रोधाधिक बड़े अजय शत्रु को बिना प्रयास जीत अपने बस में कर डालेंगे। यानी कि इनका कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप अपने वाक शक्ति को अपने बस में कर लिए, अपने मन को अपने बस में कर लिए, तो आप किसी से बिना लड़े किसी शत्रु को ऐसे ही जीत लेंगे। अजय शत्रु हो जाएंगे, जो कभी नहीं हारा उसे भी आप बिना प्रयास के जीत अपने बस में कर लेंगे। इतना शक्ति है खुद से बात करने में, अवाक होने में, कभी मौन रह के, ठीक ना। इसके लिए ध्यान योग प्राणायाम ये सब बहुत अच्छा है, जो कि आप अच्छे गुरु से ही सीखो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का यह साधन यवत साधनों का मूल है शक्ति, ठीक ना। यवत साधनों का क्या बता रहे हैं, इसे मूल बता रहे हैं, सभी का ये जड़ है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, और शक्ति क्या बता रहे हैं, मंदिर है। जैसे कि आप मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं कि भगवान हमको ये दीजिए, क्यों? आपको विश्वास है कि वहाँ शक्ति है। इसी प्रकार से बता रहे हैं कि शक्ति परम पूज्य मंदिर है, और जो अपना वाक शक्ति है, जो खुद से बात करते हैं, वही परम पूज्य मंदिर है। वहाँ जाकर अपने गलत और सही चीज़ को रखते हो तो भगवान तो वहाँ भी रहते हैं ना, सभी जीव के अंदर रहते हैं। समानता है ना हमारे ग्रंथों का, वेदों का, किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी भी मूल का हो, सभी का ये मानता है कि भगवान हमारे अंदर है, हमको प्रतिफल देख रहे हैं। तो अगर आप जैसे अभी तो विश्वास नहीं होगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, लेकिन जब आप खुद में मौन हो जाओगे और अंदर से खुद से बातचीत करोगे, तो अपने आप में यहाँ सही यहाँ गलत रहोगे, तो मतलब होता है ना कि आपको एक अलग शक्ति मिलती है भाई। आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ हम यहाँ गलत हैं, यहाँ सही है, तो मुझे अपने बारे में पता है। तो आपकी क्या हो जाता है, आपका जो अंदर हो जाता है वो पूज्य मंदिर की भांति हो जाता है, और आपको वहाँ से ही शक्ति का आभास होने लगता है। परमार्थ का एकमात्र सोपान, यानी कि परमार्थ, ये बहुत ऊंची बात कर दी है, बहुत कम बच्चों को ये समझ में आएगी। अगर समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। परमार्थ होता है ना, ईश्वर का मार्ग को परमार्थ कहते हैं। एक होता है भौतिकवादी और एक होता है आध्यात्मिक, तो उसी में अंतर। तो जो आध्यात्मिक होता है उसे परमार्थ कहते हैं। अभी जो हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये जो उधर पढ़े थे 2 लोगों की बातचीत, 3 लोगों की, बहू की, सास की, तो ये सब क्या था, भौतिक था। लेकिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये आध्यात्मिक बातचीत में आ गया। जो खुद से बातचीत करने की बात हुई ना, यानी कि खुद का खोज ही, आत्मज्ञान ही क्या हो गया, परमार्थ हो गया। यानी कि ये सब पथ भ्रष्ट नहीं होना है, ये सब धरती की दुनिया में नहीं जाना है ना, इधर उल्टा सीधा कामों के पीछे। तो ये सब क्या हो गया, भौतिकवादी हो गया। मतलब भौतिकता में विश्वास रखते हैं, बहुत गहरा है, बस हम ऊपर ऊपर बोल रहे हैं। और जो हम खुद को जानने का जब प्रयास करने लगते हैं, या फिर उसी को ईश्वर को जानने का प्रयास करने लगते हैं, तो दोनों एक ही बात हुआ। खुद को जान लोगे तो ईश्वर को जान जाओगे, या फिर ईश्वर को जान लोगे तो खुद को जान जाओगे। तो उसी को परमार्थ कहते हैं, उस मार्ग को। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा हो गया चैप्टर आज का समाप्त। तो बस इतना ही, ठीक ना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। हो सके तो चैनल को लाइक और वीडियो को, मतलब चैनल को लाइक बोल रहे हैं, मतलब कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। चलिए, जय हिंद।